हाँ तो फ्रेंड्स कहते हैं कि आपकी सोच से आप में प्रयास आता है, आपके प्रयास में आपकी सफलता है। सूरज कभी अंधेरे बादल से ढक जाता है, लेकिन उजाला करने की सोच वही रखता है। ठीक है, आइए इसी मोटिवेशन के साथ रोज की तरह आज भी मैथ का सेट नंबर 34 करेंगे। इस क्वेश्चन का पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि m का वह धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 12x² प्लस mx प्लस 6 बराबर 0 है, 0 के मूल अनुपात 2:3 है। ठीक है, देखिए कोई समीकरण दिया हुआ है 12x² प्लस mx प्लस 6 0 दिया हुआ है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। आप जानेंगे कि इसका दो मूल होगा, यानी x का वैल्यू 2 होगा और उसका अनुपात दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका एक मूल अगर अल्फा है और दूसरा का मूल अगर बीटा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अल्फा अनुपात बीटा बराबर जो दिया हुआ है तो 2:3 दिया हुआ है। इसको एक के टर्म में आप लिख लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, b का वैल्यू अगर यहाँ देखा जाए तो माइनस में m को ले लेंगे क्योंकि पहले से माइनस है और b के जगह पर कितना है। अगर इसका फॉर्मेशन की बात बोलें तो ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो यहाँ से अगर b का अगर वैल्यू बोलें तो m हो जाएगा और a का वैल्यू बोले तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और हम बोल सकते हैं कि अल्फा और बीटा के बराबर में क्या लिख सकते हैं, देखिए 2a और 3a यानी कि 5a बराबर हम डायरेक्ट -m/12 लिख देंगे। यानी कि बोल सकते हैं कि तिरछा अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -m बराबर 12×5 = 60a, इसको एक कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, पहला टर्म आप a हो गया। अब एक और जानते हैं कि द्विघात समीकरण में अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ से देखिएगा दूसरा का टर्म लिख रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। ठीक है, तो c का अगर यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए तो c का वैल्यू 6 हो जाएगा और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं कि अल्फा और बीटा को गुना करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6a² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 6/12। यहाँ से बोल सकते हैं कि 6 से 6 कट जाएगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं a² बराबर 1/12 और a का जो वैल्यू आ जाएगा 1/√12। ठीक है, क्योंकि √1 का करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको कंसीडर करेंगे। अब बताना है, यहाँ पे देखना है कि चलिए इसमें हम m का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए इस समीकरण में उसको हम पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, देखिएगा -m बराबर 60a, a के जगह पर कितना है 1/√12। ठीक है, चलिए यहाँ से अगर करेंगे तो -m बराबर क्या हो जाएगा, अगर इससे अगर क्या करें तो 60/√12 लिख देंगे और इसको परमेकरण कीजिए √12 से √12 को। ठीक है, तो यहाँ से 12 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 12×5 क्या हो जाएगा 60। यानी कि बोल सकते हैं कि यहाँ से अगर बात करें तो -m बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 2√3 हो जाएगा। यानी कि 10√3 जो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा m का। तो m का जो हमारा आंसर जो हो जाएगा तो 10√3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि यदि 3% नमक युक्त 1 बिलियन की 5 लीटर मात्रा में से 2 लीटर पानी अगर वाष्पित होकर हो जाता है तो शेष बिलियन में नमक की मात्रा कितने प्रतिशत रह जाएगी। ठीक है, देखिए टोटल जो बिलियन दिया हुआ है ना, टोटल बिलियन जो दिया हुआ है तो 5 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि नमक जो है मतलब साल्ट और वाटर जो है, तो साल्ट जो है इसमें 3% है। ठीक है, तो यहाँ पानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 97%। ठीक है, अब देखिए 3% का वैल्यू निकाल लेंगे, 97% का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अगर इसका अगर 5 का अगर 3% निकालिएगा तो 1% क्या हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। तो 3% बराबर क्या हो जाएगा, 0.05
15, इतना हो जाएगा 3%। तो अब बताइए अगर 97% निकालना है तो आप टेक्निकल तरीका से बना सकते हैं कि 5 में से इसको अगर हटा देंगे तो बाकी कितना बचेगा। टोटल बिलियन में से अगर साल्ट को हटा दीजिएगा तो वाटर बच जाएगा, ठीक है। तो 5 में से अगर 0.15 को हटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 4.85 बच जाएगा, यही लीटर बच जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें कि 2 लीटर क्या है कि जल है सो वाष्प बन जाता है, ठीक है। तो 2 लीटर इसमें से हटा दीजिए, ठीक है, 2 लीटर हटा दीजिए तो बचेगा कितना, 2.85 लीटर बच जाएगा जल। और यहाँ पर अभी पानी भी कितना है, साल्ट कितना है, 0.15 लीटर है। तो अब पूछ रहा है इसमें साल्ट की मात्रा कितना बच जाएगा टोटल बिलियन में, ठीक है। तो अब टोटल बिलियन की बात करें तो 2.85 प्लस 0.15 अगर करेंगे तो टोटल बिलियन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसी में साल्ट का परसेंटेज निकालना है, नमक का परसेंटेज, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 0.15 गुना इसी का क्या कर देंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। यहाँ से पॉइंट अगर हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बैठ जाएगा, 15 दूना 30, यानी कि नीचे 20 बचा। और इस 20 से इसको कितना बार में, 5 बार में, यानी कि साल्ट का जो परसेंटेज हो जाएगा, नमक का जो प्रतिशत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, जो कि 2 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर जा रहे व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। उसी चाल से रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। सेकंड में आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन में आप आंसर मारना है, ठीक है। चलिए देखिए, ट्रेन का जो लेंथ दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है 240 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ट्रेन इस साइड जा रही थी और इसी साइड में कोई व्यक्ति जा रहा था, ठीक है। व्यक्ति का जो चाल दिया हुआ है वो दिया हुआ 6 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए मीटर पर सेकंड में फाइंड करते हैं। 6 गुना 5 बटा क्या करेंगे, 18, 36 18, यानी कि हम बोल सकते हैं कि आदमी का जो चाल हो जाएगा तो 5/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि ट्रेन जो है तो व्यक्ति को कितना 9 सेकंड में पार करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो 140 बटा, देखिए व्यक्ति भी इस साइड जा रहा है और आदमी भी वही दिशा में जा रहा है, तीन लोगों का कोरिलेटिव जो स्पीड होगा क्या हो जाएगा, घट जाएगा आपस में। तो मान लीजिए कि ट्रेन का जो स्पीड है उसको x किलोमीटर अगर पर घंटा अगर मान लें हम, ठीक है, x किलोमीटर पर घंटा नहीं मीटर पर सेकंड मान लीजिए, ठीक है, मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, तो इन लोगों का स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस कितना 5/3, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा 9 सेकंड का टाइम लगेगा। चलिए यहाँ से अगर फाइंड करते हैं तो 3 3 9 8 3 24, यानी कि बोल सकते हैं तिरछा तिरछा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू x माइनस 5/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ 80 हो जाएगा, ठीक है। इस 3 को अगर इस साइड अगर ले जाते हैं तो क्या 80/3 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को इधर अगर ले जाते हैं तो जुड़ जाएगा। तो 80/3 में अगर 5/3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 85/3 हो जाएगा, यानी कि ट्रेन का जो चाल आ गया वो हमारा आ गया 85/3 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब बोल रहा है कि यही ट्रेन है तो 372 मीटर लंबा सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो सुरंग में जो लगा टाइम हम t बराबर बोलते हैं, टाइम जो है तो मान लीजिए कि 240 मीटर लंबा ट्रेन है और 372 मीटर लंबी सुरंग है, इसको कितना क्या स्पीड से पार करेगा 85/3। चलिए इसी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो 240 और अगर 372 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 612, और इस 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई में चल जाएगा और यहाँ बटम 85। अगर इसको अगर आप फाइनल अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो 21.6 सेकेंड हमारा क्या लगेगा, सुरंग को पार करने में समय लगेगा, जो कि 3 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा तो डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी धनराशि को ए, बी और सी के बीच में
2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि बी का हिस्सा अगर 15,000 है तो बी और सी के हिस्सों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए एकदम सस्ता क्वेश्चन है, रेशियो का है क्वेश्चन। ए है, बी है और क्या है, सी है। इन लोग का जो रेशियो का अनुपात जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:3:7। ठीक है, चलिए इसको एक्स के टर्म में लिख लेंगे। ठीक है, अब इसी में बोल रहा है कि बी का जो टोटल जो भाग है वो कितना है, 15,000 है। तो हम यहाँ से लिख देंगे क्या कि 3x बराबर 15,000। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। अब b और c का अंतर बोल रहा है, तो b और c का अगर अंतर करेंगे तो 7x - 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4x। अब यही 4x का क्या निकालना है वैल्यू, x का वैल्यू 5,000 हो जाएगा। ठीक है, पंचों को कितना 20,000 रुपये क्या हो जाएगा, b और c के हिस्सों का अंतर हो जाएगा, जो कि 4 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि a का 9.8 बराबर b का 9.1 है तो a और b का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए a का 9.8 बराबर b का 9.1 है। चलिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस b को इधर ला देते हैं तो a बटा b हो जाएगा, और इधर 9.1 है छोड़ देते हैं और 9.8 को लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर देखने वाली बात है कि एक अंक के बाद दशमलव है तो दोनों दशमलव को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं हम। ठीक है, यहाँ से अगर कीजिएगा तो 7 से कितना बार में, 13 बार में, और 7 से 14 बार में। ठीक है, कटेगा तो जो हमारा जो अनुपात आ जाएगा a और b का 13 अनुपात क्या आ जाएगा 14, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम जो है 20 है और 120 है। ठीक है, यदि इसमें एक संख्या दूसरी संख्या से अगर 50% अधिक है तो बताइए कि सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए दिया हुआ है एलसीएम दिया हुआ है 120 और एचसीएफ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, केवल 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई दो संख्या था, पहली संख्या और दूसरी संख्या। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहली संख्या जो है तो दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो यानी बोल देंगे कि दूसरी संख्या क्या है 100 है, तो कितना हो जाएगा 150। इन लोगों का रेशियो का अगर बात करें तो कितना 50 दूना 100 और 50 दिया 150। एक्स के टर्म में लिखेंगे तो 3x 2x यही हम मान लेते हैं इन लोग का रेशियो। ठीक है, आप चूंकि जानते होंगे एलसीएम एचसीएफ में कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है तो उसी संख्या का लघुत्तम, मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो हो जाएगा उसी संख्या का एलसीएम गुना एचसीएफ का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दो संख्या यहां से क्या मिल जा रहा है 3x और 2x, दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x² हो जाएगा। तो चलिए 6x² बराबर हम लिख सकते हैं 120 गुना क्या 20, अगर 6 से कट करेंगे तो 20 बार में कटेगा, यानी कि x² बराबर 20 गुना 20। ठीक है, तो हम यहाँ से x बराबर हमारा क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। ठीक है, x बराबर जब 20 मिल जाएगा तो दूसरी संख्या मेरा क्या हो जाएगा 2 गुना 20 यानी कि कितना 40। अगर पहली संख्या की बात करें तो 3 गुना क्या हो जाएगा 20 यानी कि 60। देखिए पहली संख्या 60 हो गया, दूसरी संख्या 40 हो गया, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 40 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक अंक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। ठीक है, एकदम सस्ता क्वेश्चन। सबसे पहली बात कि अभाज्य संख्या कहते किसको है, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ उसी संख्या से और एक से विभाजित हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो एक अंक का अभाज्य संख्या कितना होगा, चलिए देखिए 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11। देखिए 11 2 अंक में चला जा रहा है और हमको पूछ कितना रहा है एक अंक में, तो हमारा क्या टोटल संख्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि एक अंक की कुल अभाज्य संख्या का जो संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 7 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक आदमी पंखा को 200 रुपये में खरीदता है, यदि 30% और 20% के दो क्रमागत अगर छूट देता है तो उसे पंखे को
के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि पंखा का जो कॉस्ट प्राइस जो है ना से 200 रुपया दिया हुआ है, लेकिन जब इस पंखा को कोई व्यक्ति खरीदने आता है तो वो डिमांड करता है कि 30% और 20% का 2 क्रमागत छूट लेता है। ठीक है, तो अब इसके बाद इस पंखा का जो सेलिंग प्राइस जो होगा वही बताना है। ठीक है, तो इसको एक तरीका से बना सकते हैं, मान लीजिए कि 200 रुपया कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो 30% का अगर छूट करवाते हैं तो 10% बराबर कितना हो जाएगा, 200 का 20 हो जाएगा, तो 30% बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 200 में से अगर 60 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 140। अब इस पर फिर क्या कर रहा है, 20% का छूट ले रहा है, यानी कि 10% बराबर 140 का अगर 10% करें तो 14 हो जाएगा, 20% कितना, 28, तो 28 और घटा दीजिए, यानी कि 112 रुपया क्या हो जाएगा, 112 रुपया यही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा का मेथड देखिए। दूसरा का मेथड, पहला छूट कितना ले रहा है, 30% का, दूसरा का छूट कितना, 20% का, माइनस क्या होता है, प्लस 30 गुना 20/100 कर लेंगे, यानी कि 30 20 50 में अगर 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 44% का छूट। यानी कि वो जो व्यक्ति था वो क्या टोटल 44% का छूट ले रहा है, यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 100% है, अगर 44% छूट ले रहा है तो आखिर वस्तु को खरीद कितना में रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 56% में खरीद रहा है, और 200 का 56% क्या कर लेंगे, ज्ञात कर देंगे, जो कि 112 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि अब कह सकते हैं कि 8 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी वस्तु को कीमत में 28% की वृद्धि होती है, हालांकि इस पर हुए खर्च में 12% की वृद्धि होती है, तो इसकी खपत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना है। देखिए मान लीजिए कि किसी वस्तु का प्रारंभिक जो खर्च था वो मान लीजिए कि 100 रुपया था। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो बोल रहा है कि वस्तु के प्राइस में 28% का वृद्धि हो रहा है, तो मान लीजिए कि खर्च अगर 100 हो रहा होगा तो इसका खर्च में भी कितना 28% का वृद्धि हुआ होगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि 100 रुपया का जब खर्च था तो कितना हो गया, 128 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में एक और टर्म बोल रहा है कि हालांकि इस पर हुए खर्च में 12% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि 12% वृद्धि हो रहा है, तो कितना 112। ठीक है, यानी कि पहले से 128 अगर इसका खर्च हो रहा था तो अब कितना हो रहा है, 112। क्यों, क्योंकि वस्तु के रेट में 28% का वृद्धि हुआ, इसके कारण से अब कितना हो गया, 12% का वृद्धि हो रहा है। तो बताइए कि खपत में कमी हुआ कि वृद्धि हुआ, तो पहले हो रहा था 128, अब हो रहा है 112, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कमी हो रहा है। ठीक है, तो आखिर कमी हो कितना रहा है भाई, कमी कितना हो रहा है, तो 128 में 112 का हो रहा है, तो अब हम बोल सकते हैं कि 128 माइनस अगर 112 करें कितना पर, 128 पर, इसी को क्या करना है, परसेंटेज फाइंड कर देंगे, यानी कि बोल सकते हैं कि 16/128 गुना 100, 16 8 28 से होता है, 8 से अगर 100 को अगर कट कीजिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 12.5% का कमी हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा आंसर जो हो जाएगा 9 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी बैग में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के मूल्य वर्ग के सिक्कों का जो अनुपात है 4:5:8 है, यदि उनमें सिक्कों की कुल मूल्य जो है 432 है, तो 2 वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए सिक्का का मूल्य जो दिया हुआ है 1 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, 2 रुपये दिए हुए हैं, 5 रुपये दिए हुए हैं। ठीक है, और सिक्का का अनुपात जो दिया हुआ है, सिक्का अनुपात वो जो दिया हुआ है 4:5:8 में दिया हुआ है, और टोटल दिया हुआ है रुपए का, टोटल रुपए दिया हुआ है कितना, 432। अगर टोटल सिक्का का दिया हुआ होता तो सिर्फ सिक्का के अनुपात को जोड़ते, लेकिन टोटल मूल्य जब दिया हुआ है तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि 4 के अनुपात में 1 रुपया का मूल्य कितना होगा, 5 के अनुपात में 2 का मूल्य कितना होगा, इसको फिर हम लोग जोड़ लेंगे, इसके बाद करेंगे। ठीक है, तो अगर कुल मूल्य अगर बोले, कुल मूल्य तो क्या लिखेंगे, 1 रुपये का सिक्का 4 को होगा तो कितना, 4 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 2 रुपये का सिक्का 5 को होगा तो कितना, 10 हो जाएगा, और 5 का सिक्का अगर 8 को हो जाएगा तो कितना, 40। यानी कि कुल मूल्य जो था तो मेरा कितना था, पहले से 432 था, अभी इसका अगर अनुपात की बात करें तो अनुपात को जोड़ेंगे कितना, 10 4 14 और 40 कितना हो जाएगा, 54 एक्स का वैल्यू है। यानी कि एक्स का जब वैल्यू हम निकालेंगे तो 8
54 से इसको करेंगे तो 8 बार में, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, तो 2 रुपए का सिक्का का अनुपात यही है। ठीक है, तो x के टर्म में अगर इसको लिखे होते तो यही लिखते ना कि 4x अनुपात 5x अनुपात 8x, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 गुना 8, यानी कि 2 रुपए सिक्का का जो संख्या था कितना था, 40 था। अगर यही 5 रुपए वाला पूछता तो क्या लिखते हैं, 8 गुना 8 लिख देते, यानी कि 64 सिक्का था। यही अगर 1 रुपया वाला अगर बोलता तो हम लिखते 4 गुना 8, यानी कि 32 सिक्का था। 1 रुपये का सिक्का 32, 2 रुपये का सिक्का कितना 40 और 8 रुपये का सिक्का 64। ठीक है, यानी कि 2 रुपये का क्वेश्चन में पूछ रहा है तो 40 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 10 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, वृत्त का त्रिज्या की बात बोल रहा है, त्रिज्या बोल रहा है तो उस विकर्ण का बराबर है। किस विकर्ण, उस विकर्ण का बराबर है एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, और इसी का एक क्षेत्रफल जो दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यही विकर्ण के बराबर है एक वृत्त का त्रिज्या। ठीक है, तो अब बताइए कि यहाँ से क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ से विकर्ण फाइंड कर लेंगे, यानी कि बोल सकते हैं कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर, विकर्ण का जो स्क्वायर बराबर 24। ठीक है, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √24, अब इसको करेंगे तो 2 रूट क्या हो जाएगा 6 लिख देंगे, 2 रूट 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि अब हम त्रिज्या बोल सकते हैं कि 2 रूट 6 हमारा त्रिज्या हो गया। ये देखिए वृत्त है। ठीक है, इसी का त्रिज्या है कितना, 2 रूट 6 है। इसका क्षेत्रफल निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो चूंकि ऑप्शन में जो दिया हुआ है पाई के वैल्यू टर्म में दिया हुआ है, इसलिए पाई का वैल्यू यहाँ पुट नहीं करेंगे, पाई को इसे ही छोड़ देंगे। आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू 2 रूट 6 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 2 दूना 4, 6 24, यानी कि 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि 11 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे बनाते हैं, MDH W1 बराबर M2 D2 H2 W2। यहाँ पर बात बोला जाए तो बोल सकते हैं कि M व्यक्ति इतना दिन में इतना घंटा काम करके इतना काम करते हैं। ठीक है, तो इतना व्यक्ति इतना दिन काम करके इतना घंटा काम करते हुए इतना काम को पूरा करते हैं, इस टाइप में हम लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी टाइप का अगर वैल्यू अगर पुट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि 8 घंटे कार्य करते हुए, तो 8 घंटा लिख देंगे, 18 व्यक्ति तो 18 लिख देंगे। ठीक है, कितना 10 दिन तक करते हैं, कितना यूनिट काम है भाई, तो 3 यूनिट काम है। अब बताइए कि अगला टर्म जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि 6 घंटा काम करते हैं, 6 घंटा काम करते हैं, कितना 25 व्यक्ति कितना दिन में, यही एक्स ज्ञात करना है। और अभी जो काम हो जा रहा है वो कितना 5 यूनिट, पहले 3 यूनिट काम था अब 5 यूनिट काम हो जा रहा है, तब वही एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए एक्स का वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखिए 5 से इसको कितना बार में काटेंगे, 5 बार में, इसको कितना बार में काटेंगे 6 बार में, तो हम बोल सकते हैं कि 6 से ही 6 कट गया। ठीक है, और 5 से कितना बार में, 2 बार में, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 गुना 2, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा 16 दिन। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 12 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2 धनात्मक संख्याओं का योग जो है से 27 है, जबकि उनके वर्गों का अंतर जो है से 81 है। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, मान लीजिए कि 2 धनात्मक संख्या है a और b है। ठीक है, तो a और b बराबर जो दिया हुआ है ना 27 दिया हुआ है। अब इनका वर्ग का जो अंतर दिया हुआ है से 81 दिया हुआ है। हम क्या लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो अब बताइए कि a स्क्वायर माइनस बी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर a प्लस बी और क्या a माइनस बी होता है। ठीक है,
यहाँ कितना लिख देंगे 81। अब बताइए कि a प्लस बी का वैल्यू पता है 27, तो अगर 27 से यहाँ गुना में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी कि a माइनस बी बराबर 81/27। तो हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी बराबर जो आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से टर्म 1 को नोट कीजिए और इस टर्म को नोट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी का वैल्यू जो है तो कितना 27 और a माइनस बी का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है। तो जब दो टर्म दिया हुआ है और दो इक्वेशन दिया हुआ है तो a और b का वैल्यू निकाल लेंगे, जो बड़ा होगा उसको चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे कि a प्लस बी बराबर कितना 27 और a माइनस बी इज इक्वल टू 3। अब बताइए कि ये दोनों को अगर आपस में हम क्या कर देंगे, अगर जोड़ देंगे तो बताइए कि a क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, और देखिए प्लस में है माइनस में कट जाएगा, और यहाँ से 27 3 कितना हो जाएगा 30, यानी कि a बराबर जो आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। जब a बराबर 15 आ जाएगा तो चलिए पुट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। a बराबर 15 आ जाएगा तो हम b बराबर क्या लिख सकते हैं 27 में से 15 घटा देंगे तो 12। तो अब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या पूछेगा तो 15 आंसर करेंगे और छोटी संख्या पूछेगा तो 12 आंसर करेंगे, जो कि 13 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि 6 टू दी पावर 7 गुना 35 का पावर 3 गुना 11 का पावर 10 है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि गुणनखंड अभाज्य संख्या शामिल है, तो बताइए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए जितना भी अगर फैक्टर में हो सकता है अभाज्य गुणनखंड में हम इसको क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं क्या 3 गुना 2। अब देखिए पावर 7 है तो हम दोनों में 7 पावर लगा देंगे, ठीक है। इसको 7 गुना 5 लिख सकते हैं, कितना 3 पावर, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं 11 का पावर 10। अब जोड़ दीजिए यहाँ से 10 और 6 16, 16 और 7 23 और 7 कितना 30, यानी कि अभाज्य गुणनखंड बराबर गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा 30 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 14 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में एंगल A जो है 66 डिग्री है। यदि त्रिभुज का अंतः केंद्र I है तो एंगल BIC का माप ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है। ये त्रिभुज है, A है, B है, C है, इसमें अंतर केंद्र है, ठीक है। अंतर केंद्र जो है तो मान लीजिए कि ये है, अब इसको I से डिनोट करता है, ठीक है। तो अब बताइए कि इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि एंगल BIC का मान क्या हो जाएगा। एंगल A जो दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है 66 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देख लीजिए कोई त्रिभुज है, अगर अंतः केंद्र पर बने कोनों का कोण जो होता है ना वो क्या होता है, यहाँ से लिख देंगे एंगल BIC। आप थ्योरम पढ़िएगा तो अभी पता चलेगा, लेकिन थ्योरम पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो सीख लीजिए कि एक कोण जब पूछता है और एक कोण दिया हुआ रहता है ना तो चुपचाप उसको 90 में एंगल A का आधा करके क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो 90 प्लस यहाँ एंगल A कितना है 66 है, तो 66/2 यानी कि 90 प्लस क्या लिख देंगे 33 लिख देंगे। अगर इसी को 90 प्लस 33 करेंगे तो कितना हो जाएगा 123 डिग्री क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल BIC जो बता देंगे वो क्या हो जाएगा 123 डिग्री, जो कि 15 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी का उन्नयन कोण जो है ना 45 डिग्री है। सीढ़ी की लंबाई 12 मीटर है, तो दीवार और सीढ़ी के पाद के मध्य की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखिए एक दीवार है, इसके साथ एक सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक है। इसके साथ जो उन्नयन कोण जो है ना ये दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। और इसका जो सीढ़ी का लंबाई है ये दिया हुआ है 12 मीटर दिया हुआ है। तो अब बताइए कि इसको कर्ण हम बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं, और यही आधार का क्या करना है दूरी निकालना है। तो आधार को मान लीजिए कि x है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आधार बटा
कर्ण बराबर आप क्या लिखते हैं, कॉस और कितना 45 डिग्री है तो 45 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, आधार हमको पता है, नहीं पता है, चलिए x मान लेंगे। कर्ण कितना है 12, यहाँ से cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। चलिए यहाँ से अगर करेंगे तो x√2 बराबर हम 12 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 12/√2। चलिए √2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा √2 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 से कट करेंगे तो √2 2 हो जाएगा, और 2 से अगर इसको कट करेंगे तो कितना बार में 6 बार में। ठीक है, तो 6√2 हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, जो कि 16 का जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि tan 85 डिग्री माइनस tan 25 डिग्री बटा 1 प्लस tan 85 डिग्री गुना tan 25 डिग्री दिया हुआ है, इसी का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि आपको ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला याद होगा तो आप फॉर्मूला जानते होंगे कि tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए tan a माइनस tan b इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको टोटल को हम क्या लिख सकते हैं tan a माइनस b, यानी कि कितना 85 माइनस 25। यहाँ से बोल देंगे कि tan 85 में से 25 घटेगा तो कितना 60, और tan 60 का मान कितना होता है √3, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 17 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1, 3, 8, 19, 42 के अगला श्रेणी में कौन सा होगा। 1 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 1, 3, 8, 19 और दिया हुआ है 42, और यहाँ पे डॉट दिया हुआ है। सीरीज का क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ से अगर देखें तो अगर इसमें अगर गुना 2 करके अगर 1 जोड़ देते हैं तो 1 गुना 2, 2 1 3 हो जाएगा। इसमें भी अगर गुना 2 करके अगर 1 कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 3 दूना 6 2 क्या हो जाएगा 8, यानी कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, गुना 2 से करना है और एक सीरियल नंबर में आगे बढ़ना है। तो चलिए इसको भी अगर करेंगे गुना 2 प्लस कितना 3, गुना 2 प्लस 4, गुना 2 प्लस 5। ठीक है, तो गुना 2 प्लस 5 अगर करेंगे तो बताइए 42 दूना कितना होता है, 42 गुना अगर 2 करेंगे 84 हो जाएगा, और 84 में क्या जोड़ देंगे 5, यानी कि 89 हमारा अगला सीरीज आ जाएगा, 89 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि 18 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि 4 का पावर 61 प्लस 4 के पावर 62, ठीक है, प्लस 4 के पावर 63, ये टर्म दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि निम्न में से किससे विभाजित है। ऑप्शन जो है ए बराबर 3 दिया हुआ है, बी बराबर जो दिया हुआ है 11, और सी बराबर 13, और डी बराबर 17। ठीक है, चलिए किससे विभाजित हो सकता है। चलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 के पावर 61 कॉमन ले लें, चलिए ले लेते हैं, 4 के पावर 61 कॉमन ले लेंगे तो 4 के पावर बचेगा कितना 0, 4 के पावर 1 और 4 के पावर 2, यही बचेगा। चलिए अगर यहाँ से अगर हम फाइंड करते हैं तो 4 का पावर 61, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो अब बताइए कि 1 और 4 कितना हुआ 5 और 4 चौके 16, यानी कि 21। ठीक है, देखिए किससे विभाजित हो रहा है, 3 से हो जा रहा है, 3 से कितना हो जाएगा 21, यानी कि ये जो संख्या दिया हुआ है पूरा वो कितना 3 से पूरा विभाजित होगा। ठीक है, जो कि 19 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 122 का पावर 173 है तो इकाई अंक ज्ञात करना है।
देखिए आज इकाई अंक का आपको कॉन्सेप्ट देते हैं। जब भी बेस में जो होता है, यहाँ पे बेस बोलते हैं, यहाँ बेस में अगर 0, 1, 5 और 6 अगर होता है तो इसका पावर अगर कुछ भी हो, x, y, z कुछ भी पावर हो, तो हमारा जो इकाई अंक होगा यही संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर इसी बेस के जगह पे 0 हो, सॉरी 2 हो, 3 हो, 5 हो और 7 हो, अगर यहाँ पे अगर इतना, अगर 5 को छोड़ करके 2, 3, 7 और 8 हो, ठीक है। अगर बेस में यहाँ पे होता है, बेस में अगर दिया हुआ है, अगर उसका पावर अगर x, y अगर z अगर कुछ भी हो, तो उसके पावर में क्या करते हैं कि 4 से हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। और 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसी को हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस कितना है, 2 है, 2 का पावर कितना 173 है, ठीक है। तो 173 को 4 से हम लोग भाग देंगे, तो 4 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, ठीक है। और क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा यानी 13, 4 3 12, शेष कितना बचेगा, शेष 1 बचेगा, ठीक है। और यही शेष को इसका पावर में कंसीडर करना है। तो यहाँ पर 2 बेस है, 2 का पावर 1 करेंगे तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा, इकाई हमारा अंक यही 2 हो जाएगा, ठीक है। यही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि 20 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। इसी प्रकार से आज हम लोग मैथ का सेट नंबर 34 कंप्लीट किए, ठीक है। रोज हम लोग मिलते रहेंगे एक नई सेट की तरह, नई सेट के साथ, ठीक है। चलिए आज के लिए बस धन्यवाद, थैंक यू।